बात कर रहे हैं फिर से शक के दायरे में मदरसा। जी हां, उन मदरसों के अंदर जहां से बच्चे आलिम, कामिल और फाजिल बना करते थे, अब वहां पर अगर हथियार मिलते हैं तो ये और खौफ का सब्जेक्ट है। और इस पर इसीलिए हम डिबेट बुलाई हमने कि ताकि ये मैसेज जा सके कि आखिर कौन वो ऐसे लोग हैं जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरफ से मुफ्ती साहब ने इशारा किया है कि अपनी जेबें भरने के लिए वो लोगों को इस तरह के चीज़ों के अंदर धकेल रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपना वो उनका उल्लू सीधा हो सके, अपने मफाद के लिए वो ऐसे ऐसे लोगों को हथियार सप्लाई की बात निकल कर सामने आ रही। खैर, ये तो अब तहकीकात का सब्जेक्ट है कि आखिर जो पुलिस की जो इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें कौन कौन से लोग निकल कर सामने आएंगे और कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। लेकिन अफजाल साहब, क्योंकि अगर हम बात करें, शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने मदरसों को बंद करने का इससे पहले मुतालबा किया था। क्या लगता है कि फिक्र जरूर है, लेकिन बाकी के और जो रहनुमा हैं, जो नुमाइंदे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है, उनको सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और कुछ नहीं करना है? नहीं, देखिए, असल में क्या है, आपने बहुत अहम सवाल किया है जो आज कौम के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल जो हमारी गवर्नमेंट है और उसके जो सलाहकार हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो इस बात को समझते हैं कि देश को मुख्य धारा में लाकर कैसे उसको तरक्की की राह पे गामजन किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए जी। और उसकी पॉलिसी तैयार हो गई है और उसके ऊपर अमली जामा पहनाया जा रहा था और जा रहा है लगातार। ये हमें इस बात का हमें यकीन है और हमने देखा भी, हमारे सामने है ये सब और इसका जिक्र गाहे बागाहे आता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग, देखिए, एक मदरसे में अगर तालीम तो दी जा रही है, आप एक मदरसे में जिस आलिम को निकाल रहे हैं मदरसे से फारिग करके, उसके लिए आपने जरिया माश यानी रोजगार का कौन सा तरीका निकाला? वो क्या करता है गरीब, उसको कुछ और तो आता नहीं, जो उसने जो पढ़ा है वो अगले पढ़ाने के लिए वो एक और मदरसा खोलता है। बिल्कुल। असल देखिए, तकलीफ ये नहीं है, गवर्नमेंट ने ये कहा था कि भाई हमें जितने भी मदारिस हैं वो कायम रहने चाहिए। हम वो जो रिजवी साहब ने या और लोगों ने कहा या शिया वक्फ बोर्ड ने जो कहा, हम उसके खिलाफ है, ऐसा नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो मदरसे कायम हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उनका जो है उनका निसाब जो है, उनमें जो तालीम जो दी जा रही है, जो शिक्षा दी जा रही है, वो कौन सी शिक्षा दी जा रही है, उसके अंदर हम ना सिर्फ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का भी उसके अंदर सिस्टम बनाना चाहिए। ये गवर्नमेंट को फिक्रमंद है इस बात की। लेकिन कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि ये जो है हम लबादा तो जो है ना आलिम का टोपी और ये अपना बना के रखे, क्योंकि उनको शॉर्टकट से पैसा चाहिए, किसी तरीके से हम कैसे पैसा हासिल करें और उसके लिए वो कौन सी किसी भी दर्जे तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा ये फिक्र जो है ना सिर्फ सरकार की नहीं है, लेकिन हम लोगों के, हमारी कौम का भी, हमारे लोगों को भी इस बात का फिक्र करना चाहिए। जो हमारे इलाके में मदरसे हैं, हमारे इलाके में जो जिस तरह के दरसगाहें हैं, उन पे जाकर हम लोगों को चेक करना चाहिए। क्योंकि दरअसल ये बात सिर्फ हम ये कहते हैं कि भाई ठीक है ये गवर्नमेंट का काम है, नहीं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, हमारी कौम का काम है, हम लोगों का काम है, फर्द वाहिद का काम है कि वो जाकर वहां पर उन सब चीजों को देखे कि हमारे मदरसे सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर काम नहीं कर रहे तो उनको गवर्नमेंट के जरिए, देखिए, आज रजिस्ट्रेशन कराने से क्यों भागते हैं मदरसे? इसलिए भागते हैं क्योंकि उनके पास लातादाद तरीके से उनको जो है चंदा मिलता है। चंदा ही नहीं, आप ये देखिए बकरा ईद पे जो खाले मिलती है वो मदरसों में उनकी एक रसीद कटती है, और जो वो है इमदाद है, ज़कात है, फितरा है, जो सब कुछ जो है वो कहते हैं मदरसे को देना चाहिए। मदरसा ठीक है देना चाहिए, लेकिन उसका रिटर्न क्या है? जो करोड़ों अरबों रुपए हम लोग मदारिस को देते हैं, उसके बदले में हमें रिटर्न क्या मिल रहा है? हमारी कौम को क्या रिटर्न मिल रहा है? कि एक जो है जो आधी तालीम हासिल करके, क्योंकि अगर आपने दीनी तालीम हासिल करी तो दुनिया के अंदर काम करने के लिए आपको अगर कोई वोकेशनल इंस्टीट्यूट भी उसके साथ लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं हम उसके अंदर अपने बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ ऐसा कारीगर भी बना दे, ऐसा वो भी बना दे ताकि वो बाहर निकलने के बाद वो मदरसा ना ढूंढे, किसी मस्जिद का इमाम ना बने, बल्कि वो कोई कारोबार ढूंढे, है जी। और उसको ऐसी तालीम दी। आज ये मदरसे, यही दरसगाह हैं जो दीनी दरसगाह हैं, मैंने ये देखा है कि वहां से अच्छे बच्चे तालिब इल्म बन के और तालीम हासिल करके IAS IPS ऑफिसर बन रहे हैं। लेकिन
वो भी है, वो लेकिन वो कम है। लेकिन आज जो अगर इस तरह की बात अगर हमारी कौम के सामने आ रही है तो ये फिक्र का लम्हा है। और हर इंसान को आज मैं कौम को कहना चाहता हूं, हमें इस बात से, इस दायरों से निकल जाना चाहिए कि कौन बीजेपी, कौन कांग्रेस, सियासत का मामला सबको छोड़ दो, ये हमारी कौम का मामला है। और हमें इसको, कौम को जो है ना, सब मंजर आम पे लाकर उसको ये बता देना चाहिए कि आइए हम लोगों को मिलके, ये सरकार का काम नहीं, हमारा भी काम, ये हमारा काम है और इसको हमें आगे बढ़ाना होगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, क्योंकि जब कोई तालीम दी जाती है तो उससे कहा जाता है कि आने वाले वक्त में वो भी जब बड़ा बनेगा तो अपना वो भी पढ़ाएगा। और जिस तरीके से यहाँ पर अफजाल साहब भी बता रहे थे कि सिर्फ काम ये नहीं हो जाता है कि आपने पढ़ाई कर ली, मदरसे के अंदर आपने कुरान शरीफ पढ़ लिया तो आपका काम सिर्फ यही है कि आप नमाज पढ़ेंगे। जब तक आपको एक वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी तब तक आप आगे कैसे बढ़ेंगे। और यही वजह है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाई आप जो है मदरसे को मॉडर्नाइज करिएगा, उसके साथ कोई एक्स्ट्रा तालीम दीजिएगा, कोई स्किल दीजिए, कोई हुनर दीजिए, ताकि वो दर्जी का काम सीखे, कुछ और इंजीनियरिंग का काम सीखे और आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कंप्यूटर का काम है जी, बहुत बड़ा काम है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं सिर्फ एक शब्द से इसकी डिफिनीशन देना चाहूंगा कि मदरसे में दी क्या जाती है, शिक्षा। जी, शिक्षा है क्या चीज? महज दस्तखत कर लेना कि वो मदरसा से निकल रहा है, दस्तखत कर पा रहा है, उसे अपने धर्म के बारे में जानकारी हो गई है? जी नहीं। उस शिक्षा का मतलब है कि उसे एक जिम्मेदार, चेतवान, होनहार नागरिक बनाना। जी, जब तक ये तीनों चीजें नहीं पूरी होती हैं उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं। केवल अगर दीन की शिक्षा से मतलब है तो दीन की शिक्षा तो घर में भी दी जा सकती है और बच्चे को घर में मिलती है। मदरसा खोला इसी पर्पस के लिए गया था कि वहां पे उन बच्चों को शिक्षा दी जाए। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, अभी अफजल भाई साहब कह रहे थे कि उस मदरसे से निकलने के बाद बच्चा जा कहां रहा है? उसके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, उसके पास ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि वो अपने रोजगार के लिए चीजों को उपलब्ध करा सके। और जब वो अपने रोजगार के लिए चीजों को उपलब्ध नहीं करा सकेगा, उसका जीवन यापन नहीं बढ़िया होगा। जब जीवन यापन नहीं बढ़िया होगा तो अफजाल भाई वो किसी भी तरीके से समाज की मुख्य धारा से अपने आप को जोड़ नहीं पाएगा। बिल्कुल। और जब तक वो अपने आप को समाज की मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाएगा, यही नैरो माइंडेड, संकुचित मानसिकता उसके दिमाग पर हावी रहेगी और वही चीजें वो अपने आने वाली जनरेशन को ट्रांसफर करेगा। बिल्कुल। इसलिए इस बात की सख्त आवश्यकता है। मैं इस बात के अगेंस्ट हूं कि मदरसों को बंद किया जाए और सरकार बंद भी नहीं करेगी, लेकिन इन मदरसों का मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। अभी 2018 में एक रिपोर्ट सबमिट हुई है, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास। उसका पहला स्टेटमेंट है, उसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि मदरसों को इस तरीके से इनकरेज किया जाए कि वहां पर फॉर्मल एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया जा सके, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक जी। और दूसरा उसका पर्पज है कि इन मदरसों को NIOS से एक्रीडिएट किया जा सके जी। तो आप इसको देखिए, चीजों को समझिए। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है बेसिक रूट्स में है, उन मदरसाओं के मुखियाओं में, उन मदरसाओं के हेड में, तथा कथित जो वहां के उलेमा हैं, जो वहां के हेड हैं, वो कभी इस बात की इजाजत नहीं देना चाहेंगे कि उनके मदरसे का अधिकार उनसे छीन जाए। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। अफजल भाई साहब ने अभी कहा जकात। जकात क्या है? जकात है कि गरीबों की मदद करना, जो आपकी ओवरऑल इनकम है। क्या किया था फिरोज शाह तुगलक ने? दीवाने बंदगान खोल दिया था, दीवाने एक्सपेंडिचर खोल दिया था, पेंशन डिपार्टमेंट खोल दिया था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था और कहा था कि उसका खर्चा जकात से निकलेगा। इस बात के लिए जकात दिया जाता है। जकात आपको हथियार पकड़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि सरदार भगत सिंह से जब किसी ने पूछा था कि बेटा क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा था पिताजी बंदूकें बो रहा हूं। वो बंदूकें भारत की आजादी के लिए थी। और यहां पर अगर मदरसों में बच्चों से पूछा जा रहा है बेटा क्या कर रहे हो, तो वो कह रहे हैं खंडित भारत के लिए बीज का निर्माण कर रहा हूं। क्या मतलब है ये सोच है कि नहीं? उन बच्चों के, उन नन्हे जो है जो वो बच्चे देखेंगे कि हमारे इस सेंटर में बंदूकें आ रही हैं, विस्फोटक सामग्री आ रही है, इलीगल गैर कानूनी कार्य किए जा रहे हैं, तो वो किस मानसिकता से चीजेंगे? और शहबाज भाई, इसके पीछे की जड़ को आपको देखना पड़ेगा। 1947 तक केवल हिंदुस्तान में 88 मदरसा थे। 2006 तक आते आते इनकी संख्या 5 लाख हो गई और अब 6 लाख से अधिक मदरसे हो गए हैं। और 1970 का जो ऑयल प्राइस का बूम था, उसने इन मदरसों को खोलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की। बेशक। और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए
इन मदरसों में जो रेडिकल फिलॉसफी इम्पार्ट की जाती है, उसका संबंध बहुत ही नजदीकी बहुत डीपली बात आप इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। और इसमें जो विदेशी ताकतें हैं वो अपने धन से सपोर्ट करके अननेसेसरी भारत की एकता और अखंडता में बीज डालने का प्रयास, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान इतना मजबूत है, हिंदुस्तान की आवाम इतनी मजबूत है कि तथाकथित ये जो जमूरे हैं, अपने आप को जो किसी भी धर्म का मुखिया मानते हो, लेकिन वो धर्म के मुखिया हो सकते हैं, वो कामयाब नहीं होंगे। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, क्योंकि अब मैं देख रहा था 32 बोर का एक पिस्टल और 8 कारतूस मिले हैं, 315 बोर के 3 तमंचे, 32 कारतूस मिले हैं, 32 बोर के एक रिवॉल्वर, 16 कारतूस मिले हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल 5 तमंचे, 56 कारतूस बरामद किए गए हैं। अगर एक मदरसे से ये चीजें मिल रही है, एक मदरसे से ये चीजें पाई जा रही है, और ऐसा नहीं है लोग आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, जब पूरी पक्की तहकीकात हुई, पूरी रिपोर्ट मिली, उसके बाद पुलिस को शक हुआ, शक होने के बाद में फिर वहां पर छापा मारा गया। जाहिर सी बात है कि जब पक्की पुख्ता रिपोर्ट हुई उसके बाद ही छापा मारा गया है। क्या लगता है कि और जगहों पर भी ऐसी छापेमारी की जरूरत है? अभी वहां पर भी ऐसा इनपुट मिलता है, वहां कार्रवाई होना चाहिए और सीरियस कार्रवाई होना चाहिए और होगी भी सही। और मुझे प्रसन्नता जब ज्यादा होगी यदि ये बात मालूम पड़े कि टिप ऑफ जिसने इंटेलिजेंस को किया वो यदि कोई मुस्लिम समाज से हो, तो मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी कि समाज भी अपना कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है। दूसरी बात, जहां हमारे पहले की जो 2 पैनलिस्ट्स ने जो बात की, वहीं से मैं उसका आरंभ करूंगा। देखिए, रिलीजियस एजुकेशन होता क्या है, हमको एक ब्रॉड माइंडेडली बात करना होगी। इट्स अ मॉरल एजुकेशन, और मॉरल एजुकेशन के साथ आपको एम्प्लॉयमेंट वाली एजुकेशन, जिसके विषय में भी अफजान साहब ने भी कहा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली एजुकेशन पर स्ट्रेस देना होगा। अन्यथा क्या होता है कि मदरसे से जो आदमी निकलता है, बच्चा निकलता है, वो 2000-2500 में नौकरी करता है। और एक बात तो सर्वविख्यात है कि जो गरीबी होती है वो कई बुराइयों को भी आकर्षित कर लेती है। तो वी वांट गुड एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन जो अच्छे नागरिक बना सके। दूसरी एक बात तो और हमको गौर फिक्र करना पड़ेगा कि इनका जो सिलेबस है, ये सिलेबस में क्या पढ़ा रहे हैं शरीयत के नाम पर। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारे बच्चों के दिमागों को रेडिकलाइज किया जा रहा हो, क्योंकि वो अगर होता है तो वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल। तो मॉडर्नाइजेशन होना आवश्यक है, इंटेलिजेंस टिप ऑफ भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आवश्यकता है, मुझे लगता है कि इनके सिलेबस पे भी देखना चाहिए। जी ठीक है, सिलेबस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुफ्ती शमून कासमी साहब, क्योंकि सिलेबस की तो बात चली रही है, लेकिन सवाल यह है कि अब पुलिस के रडार पर पूरा जो इलाका है वो आ गया है। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के अंदर बहुत सी जगह पर ऐसे मदरसे चल रहे हैं जिसके बारे में बहुत जहां पर बच्चे पढ़ते हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कोई मदरसे के अंदर ऐसी चीजें चल रही होगी। इलीगल एक्टिविटीज कुछ ही मदरसों में अगर ऐसी होती है तो उसके बाद बाकी के जो मदरसे हैं वो भी रडार पर आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे छोटे छोटे मदरसों की वजह से बाकी के जो अच्छे तरीके से मदरसे चल रहे हैं वो भी शक के दायरे पा जाते हैं, उनके अंदर भी नफरत भी पैदा होनी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को पहले ही खुद ही हम लोगों को बायकॉट करना चाहिए। नहीं, देखिए, एक बात यह है कि जैसे अभी मैं सुन रहा था जी कि ऐसी होनी चाहिए एजुकेशन, ऐसा लोग होने चाहिए, सिलेबस बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, और बहुत साफ सुथरा है जी, ऐसा नहीं है। हमारे सिलेबस में हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम उस अल्लाह की तारीफ करते हैं, उस अल्लाह से प्रार्थना करते हैं जो तमाम आलमों का पालने वाला है, तमाम मानव जाति का पालने वाला है। हम अपने रसूल के बारे में मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हम उस रसूल की उम्मत में हैं जो रसूल तमाम आलम के लिए रहमत बन करके आया है। और कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो, निकाले गए हो, भेजे गए हो लोगों की भलाई के लिए। खैरन नासी मन यनफउन नास, मैं ये समझता हूँ ये है सिलेबस, और ये दुनिया के किसी भी अच्छे स्कूलों में होना चाहिए, अच्छे मदरसों में होना चाहिए, और यही हमने पढ़ा। और जब ये पढ़ेंगे तो जब मानव कल्याण की हम बात करेंगे तो ये सिलेबस, जो लोग ये बात करते हैं बेरोजगारी, तो स्कूल और कॉलेज की, अभी मैं जिस गाड़ी में बैठा आ रहा था वो मुझे वाकया बताया उसने, वो बीकॉम यानी पोस्ट ग्रेजुएट है और वो ड्राइविंग कर रहा है। तो बेरोजगारी तो सब जगह है, और अच्छा रोजगार यहाँ भी। आप देखिए, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जब लोगों की 500-500 रुपए सैलरी हुआ करती थी, तो हमने कहा भाई ये वक्फ बोर्ड अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, ये सारे जितने ये लोग हैं, पिछली सरकार का और इस सरकार में जो फर्क है वो क्या है, और ये फर्क आना चाहिए, दिखना भी चाहिए जी।
इसलिए देखना चाहिए कि अगर मैं समझता हूं कि सरकार जिस दिन रियलिटी पे आ जाएगी और लोगों को देखेंगे कि रियल लोग कौन हैं जो समाज के अंदर सुधार ला सकते हैं। तो अब देखिए, आप बताइए, जब इमाम मस्जिद के अंदर अगर अच्छा होगा और उसकी सैलरी भी अच्छी होगी तो वक्फ बोर्ड के अंदर उस वक्त 500 रुपए मिलते थे, आज लगभग, अभी जो मौजूदा ये सरकार है इसने क्या काम किया, उसको फिर इसने धोखा दिया, फिर उसे उठा के लाया और धोखा दिया, सिर्फ इलेक्शन को अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि एक तो जो वक्फ प्रॉपर्टी है, जो वक्फ प्रॉपर्टी है उसे वागुजार किया जाए। पिछली बार अभी आप ही की यहाँ डिबेट थी तो मैंने उस वक्त जो है, जो माइनॉरिटी यानी खासतौर से वजीर आजम और जो हमारे माइनॉरिटी के वजीर हैं, वो काबिल मुबारकबाद यूं है कि उन्होंने कहा कि हम ये जो हमारी प्रॉपर्टी है वक्फ की, हम उन्हें वागुजार कराएंगे, उसके ऊपर बड़े बड़े मॉल बनाएंगे और उसको मार्केट बनाएंगे और जो 5 रुपए 10 रुपए किराए पे चल रही उसे खाली कराएंगे। बिल्कुल, जब ये सारी चीजें होंगी हमारा सिस्टम अच्छा होगा। और सिस्टम कब अच्छा होगा? जब ईमानदारी होगी। और ईमानदारी कैसे पता चलेगी? कि इस तरह पता चलेगी कि जहां जहां पिछली बात अगर हम करें, और सरकारों का जो फर्ज है वो यही तो है कि अच्छे नागरिक पैदा करें। अभी जैसे मेरे एक साथी बोल रहे थे, ऐसा नहीं है। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि देश, ये जो तालीम है ये जोड़ने की है, ये तोड़ने की नहीं है। अब उनके पीछे कोई ऐसे जरूर कारफरमा कुछ लोग हैं, उन राजनीतिक भी। मैं आपको ये बताऊं कि मुझे हल्की सी ये मालूमात हुई है कि वो जो हल्की सी जो मुझे मालूमात हुई है, जो मैंने मालूम किया अपने जराए से, तो मालूम ये हुआ कि बहुत, यानी वो जो उसके बानी है तो, या जिन्होंने बनाया है, यानी उनकी जो गतिविधियां थी, एक तो तंत्र मंत्र की है, वो तंत्र मंत्र करके लोगों को वर्गलाना और ये करना, और हो सकता है कि उनके पीछे कुछ ऐसे कुछ राजनीतिक लोग भी लगे हुए हों। उनकी तहकीक होना जरूरी है कि उनके जराए क्या है। ये काफी अच्छा अहम पॉइंट आपने उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बता दूं, हमारा पड़ोसी मुल्क का भी आप हमारे सबके सामने 80s के अंदर जो है ना, आपने देखा कि इन्हीं मदरसों से तालिबान नाम का एक बहुत बड़ा फितना खड़ा हुआ जी, और उसने पूरे जो हमारे साउथ एशिया को हिला के रख दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं फख्र के साथ कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के मदारिसों में उसके आंच भर भी नहीं आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब से मैं ये देखता हूं कि उनको, ये मदारिसों को कहीं ना कहीं एक फिक्र ये हो गया कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई, ये इन लोगों को हमारे साथ जो है ना, ये कहीं ना कहीं एक दायरा, एक जो है ना, जो गैप बना के रखना जो है ना, ये हमारे मदरसे के जो उलमाओं ने ही सोचा है। आप ये समझ लीजिए, जब तक भला नहीं होगा, हमारे कौम ने, हमारा मजहब भी हमें ये कहता है कि जब हमारी जो देश की सरकार है, मुल्क की जो सरकार है, उसके साथ मिलकर हमारे जो उलेमा हजरात हैं, जो हमारे दीनी दरसगाहें हैं, उनके अंदर उन लोगों को भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा। हम लोग जो है इंडिविजुअल, अब सच मायने में मैं ये देख रहा हूं कि आज जिस तरह से पहले फिरकों में से भी फिरके निकल आ रहे हैं, अब वो इतने बन गए कि अब कौमी, जो पहले एक इजारादारी होती थी, अब एक आदमी, क्या आपका इशारा उन इदारों की तरफ है जो लगातार अलग अलग बैठ रहे हैं, और वो लगातार जो है पैसे ऐसे खींच रहे हैं कि मैं सेक्ट में से, ये जो लगातार हो रहा है ना, एक ही सेक्ट में से न जाने, और कि भाई मैं जो है ना इसका मोहतमीम हो गया, मैं इसका जो वो हो गया, और मैं ये चलाऊंगा, और इसकी सारी इनकम मेरे पास आनी चाहिए। और उसके लिए जो है ना, वो फिर उसके जो कानूनी गैर कानूनी वो सारे हरबे इस्तेमाल होने लगे हैं, जो गलत है। और ये हमारे मोहतमीम हजरात को, जो उलेमा हजरात हैं, जो खास तौर से जो मदरसे के मोहतमीम हैं, जो टीचर्स हैं, जो वहां के जो इंतजामिया है, उनको अगर वो ये नहीं समझेंगे तो आगे आने वाले शख्स, आज जो छोटे छोटे मदरसों की बात हो रही है, फिर ये जो कल चल के बड़े जितने भी हमारे मदरसे, बड़े बड़े दरसगाह हैं, बड़े बड़े इदारे हैं, इनके ऊपर भी शक वो उठेंगी, तब आप कहाँ जाएंगे। इसलिए ये आज खतरे की घंटी है, और इस खतरे की घंटी पे हम लोगों को आज खड़ा हो जाना चाहिए, और खड़े होकर हमें ये कहना चाहिए, हमारे मदरसों को करंट लगना चाहिए, हमारे के भाई ये क्या हो रहा है, कहीं हमारी पूरी कौम के ऊपर एक सवालिया निशान तो नहीं खड़ा हो रहा। और उसके लिए हम लोगों को आज खड़ा होना चाहिए। और सरकार, मेरा कहना यह है कि हमारे जितने भी दरसगाह हैं, जो सरकार से जितने भी हमारे लिए जो प्रोग्राम, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब ने बताया, जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं उनको जो है ना हमने खैर मकदम करना चाहिए, नाफिज करना चाहिए उसको, और वो नाफिज करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फिर दूसरे तरीके अख्तियार करने पड़ेंगे। क्योंकि असल क्या है कि ये जितने भी
उलेमा हजरत में, माफ करना हजरत जी बैठे हुए हैं, ये कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तालीम हासिल नहीं किए हुए, जो सही मायने में उन्हें दीन के सही मायने में जो दीन का लफ्जी मायने है वो भी नहीं पता, और वो लोग जो है ना वो लोग उसके मोहतमिम बन जाते हैं। और वही बात हो गई ना कि आधी अधूरी एजुकेशन जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है, और वो खतरनाक अभी हमारे पास क्या, हमें जो जिसने मदरसा खोला है क्या उसके पास डिग्री है या नहीं है? क्या बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता, उनके पास कोई डिग्री नहीं। भाई मैं बहुत सारे मस्जिदें जानता हूँ जिनके बाप जो है ना आलिम था, जब वक्फ बोर्ड से उसको बनाया था, उसके बाद उनका बेटे का बेटा वो अच्छा है, उसने और ये चेन ऐसी चलती चली जा रही है। और जाहिर सी बात है कि यही वजह है कि वो बैठे रहना चाहते हैं, काबिल होते रहना चाहते हैं। लेकिन गुलरेज शेख साहब, क्योंकि अब सरकार आपकी है, फिर चाहे वो यूपी हो या फिर सेंटर के अंदर हो, मैं यहां पर अजीज सलाम के मन से ये गुजारिश करेंगे हम सभी लोग कि आपकी हुकूमत कोई ऐसे इस तरीके से एक्शन लिया जाए कि ताकि जो बेगुनाह है, जो इसके अंदर मुलविस ना है, उनको ना पकड़ा जाए, और जो गुनहगार है वो कोई छूटना नहीं चाहिए। देखिए, मैं आपके मंच से एक बात स्पष्टतः कहता हूं कि हमारा यह मानना है कि हर मदरसा गलत नहीं है, हर मदरसे को चलाने वाले लोग गलत नहीं हैं, जो गलत हैं उनको स्पॉट आउट करके उनको सजा दी जाएगी। लेकिन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में पूरी कम्युनिटी को कभी आप टार्निश नहीं कर सकते, न हम करेंगे। दूसरी बात, मैंने जो कहा था कि सिलेबस क्या है उसके ऊपर भी देखना चाहिए, मैंने उसके साथ यह भी कहा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं ताकि कुछ शक नहीं रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि सिलेबस क्या है। और तीसरी बात, मैंने आरंभ में ही एक बात कही थी कि जो जांच हो रही है वो सभी मॉड्यूल्स को ध्यान में रख के हो रही है। क्या इसमें कोई आतंक का मॉड्यूल जुड़ा है, कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम का है? ठीक है सर, उन सबके परिप्रेक्ष्य में ही जांच हो रही है। ओके, मुफ्ती साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लास्ट कमेंट, क्योंकि मेरे पास बहुत वक्त कम है। मैं एक सरकार से, बहुत प्यारी सरकार है और लोगों के कल्याण के लिए भी वजीर आजम ने कहा सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताय, तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो मस्जिदों का निजाम है वक्फ बोर्ड के जरिए से, ये तमाम मस्जिदें वक्फ बोर्ड के अंडर में आए, और वक्फ बोर्ड क्योंकि सरकार के अंडर में है, इसी तरह से इसी के साथ, ताकि दूसरी ना हो, जो गरीब मंदिर हैं और उसके पुजारी हैं, तो उन पुजारियों का और इमामों की सैलरी का, उनकी तनख्वाह का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। इस पर सरकार को एक आयोग बना करके एक आयोग बनाए, ताकि ये चीज हमारी जिम्मेदारियां भी पूरी हो, और जो दोनों तरफ। जी, मेरी एक गुजारिश ये है कि ना सिर्फ वक्फ बोर्ड बल्कि मदरसा बोर्ड है हमारे हर मुल्क, हर देश के, उसमें अच्छे लोगों को लाया जाए। मदरसा बोर्ड, बिल्कुल, ये मदरसा बोर्ड, बिल्कुल ठीक है सर, काम उनको हरकत में आना चाहिए। मदरसे बोर्ड के साथ मैं इन जनरल ये कह रहा हूँ कि गरीब मंदिरों के पुजारी और मस्जिदों के इमामों को सैलरी जी सरकार को देनी चाहिए, मंदिर और मस्जिद दोनों। ये बहुत लंबी डिबेट बहुत लंबी चली जाएगी। मैं माजरत के साथ माफी चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर कब ऐसा क्यों हो जाता है कि तमाम हमारे जितने भी मदरसे हैं वो इसके अंदर क्यों आ जाते हैं और शक के दायरे में क्यों आ जाते हैं। ये हमारे लिए सोच का सब्जेक्ट है, और इसको अंदर इसमें हमें इतनी शिद्दत के साथ इसे सोचना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन लोगों को पहचानना होगा, उन लोगों का जो नकाब है वो हटाना होगा, ताकि हमारे कौम के लिए अच्छा सब चीज़ हो सके, हमारा जो मुस्तकबिल है वो अच्छा हो सके। ये देखना बेहद अहम होगा, और साथ ही साथ वो एजुकेशन भी हमें हासिल करनी होगी जो कि हमारे मुल्क के लिए अच्छी हो और हमारे लिए भी अच्छी हो। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस डिबेट में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए जी सलाम।